नमस्कार, वक्त हो गया है आज के मुद्दे का और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। आज का मुद्दा, क्या महाराष्ट्र सरकार खतरे में है? ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आधी रात को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ अहम बैठक की और अपने अखबार सामना में शिवसेना ने विपक्ष यानी बीजेपी पर सत्ता से 14 साल के वनवास का तंज कस दिया। इससे पहले कल पवार और प्रफुल्ल पटेल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और इस बीच खबर है कि महाराष्ट्र सरकार अब तक रेल मंत्रालयों को कोई लिस्ट नहीं भेजी है, जो एक अलग विवाद पीयूष गोयल को लेकर चल रहा था। ट्वीट वॉर जिसे कह सकते हैं रेल को लेकर, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये कह रहे थे कि उन्हें कम ट्रेनें मिल रही हैं, जिसका जवाब पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे पास ट्रेनें तैयार हैं, आप चाहें तो हम तुरंत भेज देंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है शिवसेना के हवाले से। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने विपक्ष पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने ट्वीट किया और ट्वीट करके ये आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को तुरंत क्वारंटीन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा तुरंत क्वारंटीन कर देना चाहिए विपक्ष को। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी हैं। मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी हैं और इसी के साथ साथ शिवसेना से शैलेश पांडे अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी से अनिला सिंह हमारे साथ इस वक्त हैं और कांग्रेस से सुनील अहीर इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, की उथल-पुथल की स्थिति अचानक से कैसे महाराष्ट्र सरकार में? देखिए, इसकी स्क्रिप्ट 18 मई से लिखी गई, जब 18 मई को उद्धव ठाकरे की मुलाकात राज्यपाल के साथ हुई और कोरोना के मुद्दे को लेकर के कहीं न कहीं विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा था कि सरकार नाकाम हो रही है, और उसके बाद राज्यपाल ने मुलाकात की उद्धव ठाकरे से और 20 को राज्यपाल ने खुद चीफ सेक्रेटरीज के साथ बैठक की, जिसके बाद कल शरद पवार की मुलाकात हुई राज्यपाल के साथ और देर शाम होते होते नारायण राणे, जो बीजेपी के सांसद हैं, नारायण राणे की राज्यपाल के साथ मुलाकात हुई। नारायण राणे ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है। उसके बाद रात में इन दोनों की मीटिंग होना, यानी साफ है कि कहीं न कहीं विपक्ष का दबाव इस तरीके से बढ़ा है कि सरकार के भीतर जो तीनों पार्टियां हैं उनमें खलबली मची है और खास करके अब इस पूरे क्राइसिस से निपटने के लिए शरद पवार का सहारा लिया जा रहा है। शरद पवार के जरिए उद्धव ठाकरे चाह रहे हैं कि इस स्थिति को संभाला जाए। हालांकि राज्यपाल जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं वो भी कहीं न कहीं सरकार के लिए एक चिंता का विषय है और सरकार लगातार कोशिश कर रही है राज्यपाल को समझाने के लिए। हालांकि इसके पीछे लगातार विपक्ष कह रहा है सरकार नाकाम है। जिस तरीके से रेलवे मंत्रालय को लेकर राज्य सरकार के बीच कल की तीखी जंग शुरू हुई, उसके बाद महाराष्ट्र के विपक्ष के नेताओं के बीच और सरकार के बीच जिस तरीके की जंग शुरू हुई, उससे ये साफ है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में राज्य सरकार बैकफुट पर है और राज्य सरकार को लगता है कि अगर कोरोना की स्थिति संभाल पाने में नाकाम होती है तो उसका सीधा ठीकरा सरकार के ऊपर फटेगा और सरकार के ऊपर ही नहीं उद्धव ठाकरे के ऊपर फूटेगा। और ऐसे में उद्धव ठाकरे, जो ठाकरे परिवार की इमेज है, वो स्पॉइल हो सकती है और यही वजह है कि इस तरीके की मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। ठीक है, हमारे साथ सुनील अहीर जी हैं इस वक्त। सुनील अहीर जी, क्या सिचुएशन है? क्या महाराष्ट्र सरकार खतरे में है? जी बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल खतरे में नहीं है। शरद पवार जी दरअसल जो फार्मर लीडर है, कृषि नेता है, वो अपने जो फार्मर्स है उनको एक बहुत अच्छा पैकेज देने की डिस्कशन चल रहा है। उनका यह पहले भी डिस्कशन हुआ उद्धव ठाकरे जी के साथ 2 दिन पहले और आज वो रात को उन्होंने डिस्कशन किया है गवर्नर जी के साथ। वो चाहते हैं कि जो एग्रेवेटेड फार्मर्स है उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और लेबर क्लास का नुकसान हुआ है, तो उसके लिए पॉलिसी बनाकर जनता की मदद की जाए। जैसे अपेक्षा थी कि आप देखेंगे कि जो केसेस क्यों बढ़े हैं, केसेस इसलिए बढ़े हैं क्योंकि जहां ज्यादा डेवलपमेंट है, जहां ज्यादा इंडस्ट्री है, जहां महाराष्ट्र में अभी हमने ग्रीन जोन में 50 ज्यादा इंडस्ट्री शुरू कर दी है। इंडस्ट्री ज्यादा होने के कारण आज बंबई में सबसे ज्यादा केसेस है और बंबई में जो है आप देखेंगे कि लगभग 40 लाख लोग जो है
वो बंगाल से, यूपी से, बिहार से, सब हिंदुस्तान से आए हुए हैं। मैं संजय राउत का जिक्र करना चाहूंगी। संजय राउत ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहाँ उनका जो ट्वीट आया है वो आया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बीच करीब 1.5 घंटे की चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे की चर्चा में कुछ लोग राज्य की अस्थिरता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संजय राउत क्यों कह रहे हैं ये? नहीं, आपका रुख अगर राष्ट्रपति राजवट के ओर है तो आप कहाँ लगाएंगे? आज आपने लॉकडाउन खोल दिया तो ये कल तक सुनील अहीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुनिए, ये वायरस नहीं सुनील अहीर, मैं सवाल आपसे पूरब दिशा में पूछ रही हूँ, आप पश्चिम दिशा में जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ संजय राउत कह रहे हैं अस्थिर। उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें अस्थिर राज्य, उन्होंने ये जो लिखा मैंने वो पढ़ के भी सुनाया। अस्थिर शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। संजय राउत इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं फिर? और कह रहे हैं कि विपक्ष को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में भेज दीजिए। संजय राउत जो कहते हैं उसके ऊपर सब कुछ नहीं चलता। संजय राउत ने इस कंटेस्ट में कहा है कि बार बार फडणवीस और उनकी जो सरकार, उनकी जो विपक्ष है वो, जैसे अभी यहाँ वहां पंढरपुर में अभी विट्ठल यात्रा होने वाली है, उसके भी व्हाट्सएप मैसेजेस, ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, ठीक है, अभिषेक कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड आ रही सुनील अहीर साहब, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा, अभिषेक व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मेरी बात तो अर्पिता अहीर से मुझे दो सवालों पर जो उन्होंने खड़े किए हैं या जो जवाब दिए हैं उस पर मुझे रिप्लाई करना है। पहला तो ये कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि राज्य में किसानों के लिए कृषि पैकेज देने के लिए फॉर्मर कृषि मंत्री वो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने परसों जो एक फेसबुक लाइव किया था उसमें उन्होंने कहा था कि अभी फिलहाल सरकार की पहली प्राथमिकता है कि कोरोना के संकट को खत्म करना। किसी भी तरीके का पैकेज का कोई ऐलान नहीं करेगी सरकार, उसके बाद करेगी। यानी कहीं ना कहीं आहिर साहब को ये पता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, संजय राउत को कहते हैं कि संजय राउत के जरिए ही पूरा सब कुछ नहीं चलता है। तो अभी जो नया तिकड़ी बना है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का, ये संजय राउत की ही देन है। और संजय राउत के कहने पर ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ रिश्ता तोड़ा था और नए तिकड़ी में शामिल हुए थे। इसलिए संजय राउत को इस बात को लेकर हल्के में लिए जाना बिल्कुल सही नहीं है। और संजय राउत का इस तरीके का ट्वीट आना, अब तक वो इशारों में और शायरी के जरिए बात करते थे, लेकिन आज एकदम प्रत्यक्ष तौर पर ट्वीट आना और विपक्ष को ये कहना कि अभी ठाकरे सरकार को गिराने का दाव विपक्ष के पास नहीं है, वो शोध कर रहा है और विपक्ष को क्वारंटीन हो जाना चाहिए, ये शब्द कहीं न कहीं बहुत मायने रखते हैं। और सुनील अहीर साहब, वो जहां एक तरफ अस्थिरता का जिक्र कर रहे हैं अपने ट्वीट में और उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ उन लोगों का पेट का दर्द हो सकता है जो इस तरीके से अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य सरकार स्थिर है, ये कहने की जरूरत संजय राउत को क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि पंढरपुर यात्रा में ये जो फडणवीस जी है वो लोगों को कह रहे हैं कि यात्रा जो है उसका कल्चर टूटना नहीं चाहिए, उसकी जो परंपरा है वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो लाखों लोग यात्रा में चले जाएंगे और ये जो कोरोना वायरस का जो हमने 144 लागू किया है, जमावबंदी लागू किया है, वो टूट जाएगा। तो सरकार को अस्थिर करने का काम जो है विपक्ष लगातार कर रहा है, क्योंकि उनकी आंख सत्ता संजय राउत कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे होंगे बेहतर तरीके से आप समझ पा रही होंगी। और वो कह रहे हैं कि विपक्ष को 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग महाराष्ट्र के जो लीडर हैं, नेता हैं, वो कर रहे हैं, उस पर मुझे हंसी भी आती है और दुख भी आता है। हंसी आती है उनकी बुद्धि के ऊपर और दुख इसलिए होता है कि कोरोना काल में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर आज कोई परेशान है तो वो श्रम सेवक है। ये जिक्र कर रहे हैं कि मुलाकात हुई और किसानों के विषय में चर्चा हुई, तो मैं ये इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कृषि क्षेत्र की भी मैं बात करती हूँ महाराष्ट्र में, तो जब से शिवसेना का लव जिहाद हुआ है तब से कृषकों की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है और कृषि के पायदान पे अनिता जी मैं आ रही हूँ मैं सुनील अहीर जी भी मैं आ रही हूँ। पीयूष गोयल उन्होंने कल न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उस बातचीत में उन्होंने ये दावा किया कि वो लगातार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के संपर्क में है। शायद एनसीपी को
इसलिए भी पूरी जानकारी है क्योंकि लगातार इस पीरियड में माननीय शरद राव के साथ मेरा संपर्क बना रहा। मैं लगातार उनके संपर्क में रहा, जब जब उन्होंने समस्या कुछ बताई उसको हल किया। मुझे भी कब समस्या होती थी तो मैं शरद राव की हेल्प लेता था। और माननीय शरद राव इतने वरिष्ठ नेता हैं, समझदारी से काम करते थे। एक दिन पश्चिम बंगाल के लोग बांद्रा आ गए, आपको याद होगा। महाराष्ट्र सरकार तो संभाल नहीं पाई, रेलवे ने तुरंत ट्रेन अरेंज की, लेकिन पश्चिम बंगाल लेने को तैयार नहीं थी। मैंने माननीय शरद राव से रिक्वेस्ट की कि भाई आप पश्चिम बंगाल सीएम से बात करो, तो तब उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया। तो मैं समझता हूँ ऐसे मिलजुल के ही काम होता है, सरकारें चलती हैं और मिलजुल के समस्याएं हल होती हैं। सुनील अहीर, ऐसा क्यों है कि पीयूष गोयल ये कह रहे हैं कि शरद पवार तो लगातार संपर्क में है, लेकिन उनकी उद्धव ठाकरे से उनका कोई संपर्क नहीं है, उनसे उनकी एक बार भी बात नहीं हुई है? ये कुछ इशारा नहीं कर रहा? अभिषेक, मैं आ रही हूँ, बस जल्दी से आ रही हूँ। देखिए, अभी उद्धव ठाकरे जी के साथ इन्होंने बात क्यों नहीं की, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बंबई में रहते हैं। दूसरी बात, हमने बंबई से लगभग आज तक 7 लाख लोगों को ट्रेनों से भेजा है उत्तर प्रदेश, और लगभग 3.5 लाख लोगों को बसों से भेजा है। 85 करोड़ रुपया जो है हमने भरा है। केंद्र सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम पैसा देंगे 85% और 15% स्टेट को देना पड़ेगा, लेकिन अब तक केंद्र सरकार से एक पैसा भी नहीं आया है। और जब हमने और इन्होंने जब उन्होंने ट्वीट 2:30 बजे किया, सुनील अहीर साहब, इस वक्त खतरा आपकी सरकार पर मंडराता हुआ कई संकेत ऐसे दिख रहे हैं। आप उस पर जिक्र मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, उसका जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। एक तो प्रफुल्ल पटेल का आपकी सरकार को ये कहना कि एक तरफ ये कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि ट्रेन जो है मिल नहीं रही है, प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं रेलवे बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ विरोधाभास क्यों है? ये किस तरफ दिखा रहा है? देखो, ये इसकी जड़ नरेंद्र मोदी जी का लॉकडाउन है। पूरे विश्व में जहां भी लॉकडाउन हुआ है वहां आपके राज्य में सहमति नहीं बन रही है, उसके लिए भी जिम्मेदार केंद्र की सरकार है। बहुत अच्छी बात है। अभिषेक हमारे साथ। अभिषेक कुछ कह रहे हैं। अभिषेक, नहीं, एक सेकेंड आ रही हूँ। अभिषेक, एक महत्वपूर्ण अपडेट अर्पिता ये है कि हमारे पैनलिस्टों को पता होना चाहिए, विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके के राज्य में घटनाक्रम हुए हैं, जिस तरीके का संजय राउत का ट्वीट आया है और रात में शरद पवार और उद्धव की मुलाकात हुई है, उस पर 4 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं राज्य के हालात को और राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर के। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरीके से शरद पवार की मुलाकात हुई है वो कहीं न कहीं ये बताता है कि शरद पवार को स्थिति संभालने के लिए उद्धव ने शरद पवार के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से शरद पवार चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठक कर रहे हैं, केंद्र के साथ बैठक कर रहे हैं और राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। चौथी महत्वपूर्ण चीज है कि उद्धव ठाकरे खुद कह रहे हैं कि लॉकडाउन करना अच्छी बात है, क्योंकि लॉकडाउन अगर नहीं हुआ होता तो महाराष्ट्र में ये संख्या, जो मरीजों की संख्या, वो 1.5 लाख के पार हो सकती थी। ऐसे में अहीर जो कह रहे हैं कि लॉकडाउन कर देना ये गलत बात है, यानी खुद उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं अच्छी बात है, और अगर सहयोगी पार्टी के लोग कह रहे हैं गलत बात है, तो कहीं न कहीं आपसी विरोधाभास है। सुनील, जल्दी से मैं एनालिसिस जवाब लूंगी। ये अपनी बातें, अपने लॉकडाउन हमने सबसे पहले किया, लेकिन पूरे विश्व में लॉकडाउन जहां हुआ हो, अभी तो आपने कहा लॉकडाउन का फैसला सही नहीं रहा, इनके चलते सब दिक्कत बढ़ गई, इनके चलते एनसीपी कांग्रेस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, लॉकडाउन इन्होंने कर दिया और केंद्र के चलते आप लोगों में सहमति खराब हो गई है। अनिला जी जवाब दीजिए। आ रही हूं मैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी अहीर साहब ने अपने शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि जो शिवसेना के नेता हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हो और चाहे वो संजय राउत हो, उनका जो नजरिया है नकारात्मक है शिवसेना के नेताओं के लिए। तो इनमें आपस में कितना तालमेल है आप अच्छी तरीके से समझ रही हैं। खुद का घर संभलता नहीं है और उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि 14 साल का वनवास मिलेगा। आप क्या भविष्यवक्ता हो? आप बताओगे कि विपक्ष का कितने दिन का वनवास रहेगा, कितने दिन का नहीं रहेगा? आज हम बात करते हैं कोरोना की और आज हम बात करते हैं श्रम सेवकों की। आपको पता है सबसे ज्यादा श्रम सेवक जो है उत्तर प्रदेश से आपके राज्य में आते हैं। सबसे ज्यादा उनको वापस लेकर और अपने राज्य में किस प्रकार से उनको वापस ले जाना पड़ेगा, कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं? और उद्धव ठाकरे की पुलिस क्या कर रही है? पैसे ले लेकर जबरदस्ती एक सीट पर 3-3, 4-4 लोगों को बैठा रही है। ये काम कर रही है। महाराष्ट्र के
ठीक है अनिला जी, सेकंड सुनी लाइव। मैं उत्तर देता हूं। ये पूरे झूठी बात ये है। पहली बात तो ये उत्तर प्रदेश की जो माँ है वो माँ बेटे को संभाल नहीं पाई, इसलिए मासी के पास बंबई में लोग आए हैं 40 लाख इतने साल से, और वे वापिस आएंगे। वो टेम्पररी जा गए हैं, आप दे नहीं पाएंगे उनको रोजगार। उत्तर प्रदेश अब ये कहीं और लेके जा रहे हैं सुनील अहीर जी, आए हैं उसका कारण आपकी सरकार में क्या चल रहा है ये क्लियर कर पाएंगे क्या? नहीं, एक सेकेंड देखिए, जो तस्वीर है रात 1 बजे तक, एक सेकेंड अनिला जी मैं आ रही हूँ, नहीं एक सेकेंड अनिला जी अपनी बारी में प्लीज। रात 1 बजे तक उद्धव और पवार के बीच में बैठक होती है। कल शरद पवार राज्यपाल से मिले थे। ये सब किस दिशा में कदम उठते हुए दिख रहे हैं? क्या वाकई उद्धव सरकार जैसा कि दिख रहा है खतरे में नहीं है? देखो, बचपना कर रही है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व सब जगह, और इसका परिणाम ये होगा कि आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वहाँ सब लोग आए हैं, वो जो है कोरोना लेकर आए हैं, तो 25 लाख या तो मैं सवाल मेरा सही तक आपसे पहुंच नहीं रहा है, मैं पूछ क्या रही हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं? ये तीसरी बार हो रहा है। मैं जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ अगर ज्यादा केस होगी कि क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएंगे क्या आगे चल के? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर ये ब्लास्ट हो गया तो वहाँ लगाएंगे क्या राष्ट्रपति शासन में? ये पूछना चाहता हूँ मैं, सही दिशा पे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं सुनील अहीर जी, आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप कहीं और चले जा रहे हैं। शायद आप ये बताना नहीं चाह रहे हैं अभी कि ऐसे क्या चल रहा है, क्या खटपट चल रही है, वो शायद आप क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगी एक बार फिर से। सुनील अहीर जी, मैं सवाल के साथ आऊंगी इस उम्मीद पर कि आप सीधा सवाल का सीधा जवाब दे देंगे। ये सब शुरू कहां से हुआ है दरअसल वो बता दें। शिवसेना नेता संजय राउत ने लिस्ट के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और सवाल उठाया कि रेल मंत्रालय ने अब तक कितने राज्यों से लिस्ट मंगवाई है, ये सवाल उन्होंने उठाया। और ये रेल की ट्विस्ट से जो पूरी खबर शुरू हुई है, अब सरकार जो है खतरे में भी नजर आ रही है। जो लिस्ट हमारे पास हमको देनी थी वो हमने रेलवे मंत्रालय को दी है और उसकी सूची भी हमने जारी की। कितनी ट्रेनों की सर? कितनी ट्रेनों की हो रहा है? आपको लगता है इसमें पॉलिटिक्स हो रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब ने कल जो बयान दिया है उनके फेसबुक लाइव में यही कहा था कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी भी राज्य में, केंद्र की जिम्मेदारी है, आप हमारे गार्डियन हैं, तो पक्षीय राजनीति, पॉलिटिकल जो राजनीति है अपनी अपनी पार्टी की, वो नहीं करनी चाहिए। और ये देश हमारा है, सभी राज्य हमारे हैं। बीजेपी की तरफ अभी महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता जिस तरह से ब्लैक फ्लैग, काले झंडे दिखा रहे थे और दिखा रहे हैं, उसे तो लगता है कि इस संकट में भी कोई राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। अनिला सिंह जी, संजय राउत तो ये कह रहे हैं कि जरा बता दीजिए कि कितने और राज्यों से लिस्ट मंगवाई गई है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप लिस्ट दीजिए केवल महाराष्ट्र के लिए। उनको जानकारी नहीं है, और जब जानकारी नहीं होती है तो इस प्रकार के अनर्गल बयान दिए जाते हैं। इनको सरकार की समझ होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार में इनके मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार लिस्ट दी है, और उसका नतीजा ये है कि सबसे ज्यादा आज जो श्रमिक आ रहे हैं श्रमिक ट्रेनों के द्वारा उत्तर प्रदेश में अनिला सिंह जी, मैं रोक रही हूँ क्योंकि 25 मई 2020 को ही संजय राउत ने एक और ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि नागपुर से उधमपुर के लिए 14 मई को ट्रेन गई थी, तब आपने लिस्ट नहीं मांगी थी। नहीं, लगातार जो है बिना लिस्ट के तो काम चलता ही नहीं है। इनको जानकारी नहीं है। देखिए, सरकारी कार्य जो भी होता है वो लिखित रूप में होता है, मौखिक नहीं होता है। अच्छा, ये सीधी सी बात है। शायद आम जनता को इतना नहीं पता हो, परंतु मुझको पता है। ठीक है, सुनिए, लिखित होता है ये तो। और श्रमिक सेवा की नहीं, जो आम ट्रेनें चल रही हैं उस तक की भी लिस्ट नहीं बना पाए। ठीक है, सुनील अहीर के चैनल पर मैंने देखा था किस प्रकार से जो है ट्रेनों में। ठीक है अनिला जी, ठीक है। और इसी बीच हमारे साथ शिवसेना से शैलेश पांडे भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चलिए शैलेश जी से ही सवाल ले लेती हूँ। शैलेश जी, अब अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो लिस्ट मांगने की जो बात सामने आ रही है, पहले तो जरा आप ये बता दीजिए क्या आपको जानकारी है कि उधर सरकार खतरे में दिख रही है क्या? क्योंकि जो गतिविधियां चल रही हैं और संजय राउत का जो ट्वीट आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अस्थिर करने की कोशिश हो रही है सरकार को, लेकिन हमारी सरकार स्थिर है, वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? एक सवाल मेरा ये, और दूसरा सवाल मेरा ये कि जो ट्रेनों का मुद्दा चल रहा है, उन ट्रेनों के मुद्दे पर अनिला जी कह रही हैं बीजेपी की तरफ से कि सारी लिस्ट जो है किन किन राज्यों से मांगी गई, वो कह रहे हैं सबसे मांगते हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई भी चीज लिखित में होती है, मौखिक में नहीं होती है। इन दो सवालों का जवाब। देखिए, सबसे पहले तो
हमारी सरकार स्थिर है, हमारी सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी में ने महाराष्ट्र में कर रहे, इससे ये लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के प्रति छटपटाहट नजर आ रही है। जिस तरह से बांद्रा में लोगों को इकट्ठा करना, उसके बाद राज्यपाल महोदय के पास जाकर लोगों को बोलना कि हम ट्रेन लेके आए हैं, हम बस लेके आए हैं, हमारे लोगों को छोड़िए, यहाँ पे तकलीफ हो रही है। उसके तुरंत बाद देवेंद्र फडणवीस का न्यूज के चैनलों पर आकर ये बोलना कि सरकार फेल हो चुकी है, और छोटी छोटी बात में भी इनके सारे बड़े से बड़े नेता न्यूज चैनल के सामने आकर सरकार की बदनामी का काम करते हैं, सरकार का इस्तीफा मांगने का काम करते हैं। ट्विटर का इस्तेमाल करके हजारों लोगों के माध्यम से उद्धव साहब ठाकरे का इस्तीफा मांगने की बात करते हैं। ये जो भी गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी से हो रही है, ये सरासर राजनीति हो रही है, गंदी राजनीति का हिस्सा है। मैं निवेदन करूंगा, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। उद्धव साहब ठाकरे बार बार कह रहे हैं कि हम शिवसेना कोई भी राजनीति नहीं करेगी, लोगों की सेवा करेंगे। वक्त है लोगों को सेवा देना है। देखिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहले तो एक बात मैं अहीर को बता दूं कि उनको वो कह रहे हैं कि ये अलग मुलाकात थी, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि 1 बजे राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस लेने जा रही है। पहली महत्वपूर्ण चीज है 1 बजे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है वो इस पूरे राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है और जिस तरीके का है, उसमें MNS कूद पड़ी और MNS के नेता अमय खोपकर ने ट्वीट करके ये कहा है कि कोई किसी के विषय में अच्छा बोले तो ये तुरंत किसी दूसरे के पेट में दर्द होता है, ये अलग की बात है। लेकिन संजय राउत 1 साल तक तुमने महाराष्ट्र का राजकारण किया, राजनीति की, उसके बाद भी स्थिति संभाल नहीं पा रहे हो, तो रड़त राउत मतलब रोते हुए राउत आप क्वारंटाइन हो जाइए। मतलब अभी तक संजय राउत जो कह रहे थे विपक्ष क्वारंटाइन हो जाए, MNS के नेता कह रहे हैं कि रोते हुए राउत आप स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं राज्य की, इसलिए आप क्वारंटाइन हो जाइए। यानी इस पूरे मामले में अब MNS भी कूद पड़ी है और MNS ने एक तीखी प्रतिक्रिया दी है, खास करके संजय राउत के ट्वीट पर और शिवसेना सरकार के ऊपर। शैलेश पांडे जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे का सामने आना, ट्रेन की बात करना, फिर पीयूष गोयल का ट्वीट के बाद आपसे लिस्ट मांगना, वोटर्स लिस्ट ना देने के बाद सरकार जो है थोड़ी बैकफुट पर चली गई, इसीलिए मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है, इसीलिए इमेज बिल्ड करने का दौर शुरू हो चुका है। और क्या ये भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पीयूष गोयल कल जब न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे वो कह रहे हैं शरद पवार उनसे संपर्क में है, लेकिन उद्धव ठाकरे संपर्क में नहीं है। उसके बाद मीटिंग्स का जो दौर शुरू हुआ है, ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, देखिए कैसा है, इस समय ये विपत्ति का क्षण है, संकट का क्षण है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरह से प्रयास करता है कि हम इस विपत्ति का, इस संकट का सामना कैसे करें। और ये सभी जानते हैं कि मुंबई में कौन सी विपत्ति आपके सरकार के ऊपर आई विपत्ति या देश में आई कोरोना की विपत्ति? कोरोना संकट की बात कर रहा हूँ मैं जी, कोरोना संकट की बात कर रहा हूँ। हमारे सरकार पे कोई खतरा नहीं, हमारी सरकार एकदम सही है, दुरुस्त है। आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी संयमी और संवेदनशील व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा शासन प्रशासन वो चला रहे। सारे लोग, शरद पवार जी खुद उनकी तारीफ किए, सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र का जनता, यहाँ तक कि मुंबई से और जो अगर महाराष्ट्र कोरोना के मामले में प्रथम नंबर पर नहीं होता तो शायद मैं भी आज महाराष्ट्र की तारीफ कर देती। महाराष्ट्र सरकार जिंदाबाद के नारे लगा रहे। कई मजदूरों ने ऐसे वीडियो भेजे हैं कि शैलेश पांडे जी, आंकड़े देखे हैं आपने कोरोना के वहां पर, सबसे पहले नंबर पर इतना ही अच्छा काम हो रहा है अगर महाराष्ट्र में, तो नंबर इतने ज्यादा क्यों है कोरोना से इस जंग पे? देखिए, आप भी जानते हैं मुंबई एक सघन बस्ती का इलाका है और हमारी तरफ से हमारी सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है, पूरा ताकत झोंक दिया है। और आज देखिए जिस तरह से इटली, शैलेश पांडे, अनिला सिंह जी को ये बताना चाहूंगी कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आप जय जयकार करेंगे उद्धव ठाकरे जी की, क्योंकि आप उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, आज की ताजा न्यूज में बता देती हूँ कि अगर पूरे विश्व में कोरोना कैपिटल की तरह जो उभर रहा है वो मुंबई उभर रहा है, आपकी जानकारी में होना चाहिए। अगर मैं महाराष्ट्र का रिकवरी रेट बताती हूँ तो मात्र 26% है।
उत्तर प्रदेश जो पूरे भारत का सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश, आपके यहाँ से ठूस के जो श्रम सेवकों को भेजने वाला प्रदेश, यहाँ का रिकवरी रेट 55% से भी ज्यादा है। तो कैसे काम हो रहा है? कोरोना वायरस को लेकर उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल फेल हो चुके हैं, बिल्कुल फेल हो चुके हैं। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई हैं, उन्होंने वो डर कर मारे बोल रहे हैं कि क्या आप वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दोगे। ये दिमाग में इनके आ भी कैसे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के तो दिमाग में ये सब चीजें कुछ नहीं आती हैं। वो लगातार सेवा कर रहे हैं श्रम सेवकों की। देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं भैया स्थिरता के साथ सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो, कोरोना को हराएंगे। सुनील, कल जब पीयूष गोयल आए तो उन्होंने कहा सोनिया गांधी की तो कांग्रेस राज्यों के सीएम सुनते ही नहीं है। वहाँ पे हमारे भोजन वितरण केंद्र चल रहे, तो क्या जानकारी नहीं है क्या कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? मजदूर झूठ नहीं बोलते पांडे जी। अनिला जी आ रही हूँ मैं, ठीक है। नहीं शैलेश पांडे जी, अरे अपनी बारी में शैलेश पांडे जी, आपका नाम सुनील अय्यर नहीं है, मैं सुनील अय्यर से जवाब ले रही हूँ। एक सेकेंड सुनील अय्यर। मुझे जो जानकारी मिली है, सुनिए मैडम, मुझे जो जानकारी अभी मिली है वो ये है कि महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये कोरोना वायरस आया विदेश से और सारा आया है फ्लाइट से, तो यहाँ ज्यादा हो गई है और इसीलिए ये मिलने गए हैं गवर्नर को। वो चाहते हैं कि जैसे अमेरिका में पैकेज मिला है, अमेरिका में $1200 जब 90,000 रुपए हर एक के जेब में डाले हुए हैं हर एक इंडिविजुअल के, और लगभग $2400 कपल्स को दिए गए हैं और $6,000 यानी 5.5 लाख रुपया पर मंथ एक फैमिली को पैकेज दिया है। ऐसा कोई पैकेज दिया नहीं है केंद्र शासन ने, इसलिए ये एग्रावेशन ये जो हो रहा है इसका आउटबर्स्ट लोगों के खाने के लादे हो गए हैं, पीने के लादे हो गए, लोग परेशान हो गए। मोदी ने पैकेज नहीं दिया है लेकिन महाराष्ट्र शासन देना चाहते हैं, इसलिए केंद्र शासन से जो पैसे पड़े हुए हैं तो वो फाइनेंस कैपिटल हमारे देश की मानी जाती है। मुझे एक ऐसी जगह जहां से मैक्सिमम फाइनेंस होता है, और आज वो वहां पर बैठे हुए, क्योंकि राजधानी है, वहां के मुख्यमंत्री ये कहते हैं भाई मैं हाल बेहाल हूं, मुझसे चीजें समझ नहीं पा रही हैं, कृपया करके मुझे और पैसा दो और पैसा दो। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है उसको भी इस्तेमाल करना ये बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। मुझे समझ में यही आता है कि उद्धव ठाकरे जी शायद अपनी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, घबरा रहे हैं, शायद इसीलिए पुलिंग द स्ट्रेंग्स। ठीक है, मैं आ रही हूँ, आप सभी के पास आ रही हूँ। दरअसल ये जो विवाद है वो ट्रेन के मुद्दे से चला। उद्धव ठाकरे ने दरअसल ये कहा कि 80 ट्रेनें उनको चाहिए लेकिन 30 से 40 ही मिल रही, जिसके बाद पीयूष गोयल ने कहा ट्वीट करके कि हमने 125 ट्रेनें रेडी की हुई हैं, आप लिस्ट भेज दीजिए। जिसके बाद से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने यह दावा किया कि जब लगभग 550 गाड़ियों से 8 लाख से ज्यादा मजदूर भेजे गए तब तक किसी ने लिस्ट नहीं मांगी थी और अब राजनीति के लिए लिस्ट मांगी जा रही है। बुरा इस बात का लग रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सच्चाई बताने पे ये बात पीयूष गोयल जी ने अपने खुद के दिल पे ले ली और उसको जाके ट्वीट करना नाटक शुरू कर दिया। 1 घंटे में लिस्ट बनती क्या? उनके ट्विटर भी लिखा है गाड़ी का नियोजन करने के लिए समय लगता है, तो यहाँ भी समय लगता है, इनका भी नियोजन होता है। कल तक 550 गाड़ियाँ जब यहाँ से गई तो क्या आपने पैसेंजर की लिस्ट मांगी थी? आज क्यों मांग रहे? आज इसलिए मांग रहे कि राजनीति खेलना है। दुर्भाग्य देश का है। अनिला जी वो कह रहे हैं कि अब आज आप क्यों लिस्ट मांग रहे हैं? पहले तो लिस्ट नहीं मांगी गई थी, ये राजनीति करने का ही तरीका है। आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, उत्तर प्रदेश में आपने बताया कि सब चीजें लिखित ही होती हैं, मौखिक कुछ नहीं होती हैं। उत्तर प्रदेश की तरफ से कितनी लिस्ट भेजी गई, क्या वहां से भी यही स्थिति रही है? जरा स्पष्ट कीजिएगा। मैं बिल्कुल करती हूँ अर्पिता जी, और आपका स्टूडियो भी उत्तर प्रदेश में ही है, और मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण इसलिए 2 कारणों की वजह से देती हूँ। एक, सबसे बड़ी आबादी, दूसरा, सबसे ज्यादा श्रम सेवक यहाँ से बाहर जाकर कार्य करते हैं, और तीसरा, अगर हम रिकवरी रेट देखते हैं या मैनेजमेंट ऑफ कोरोना उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो ये बेहद अच्छा है। इसलिए मैं उदाहरण देती हूँ बारंबार उत्तर प्रदेश का।
आप खुद जानती हैं, क्योंकि नोएडा में आपका स्टूडियो है, कि उत्तर प्रदेश में से किस प्रकार से सारी चीजों को हैंडल किया जाता है। मैं वापस महाराष्ट्र पे मैं जाती हूँ। ये कह रहे हैं कि आप लिस्ट क्यों मांग रहे हैं, तो मैं ये इनसे जानना चाहती हूँ, इतने दिनों में आपके पास इसका मतलब इतनी भी लिस्ट नहीं तैयार थी कि कौन लोग बाहर जाना चाहते हैं, किस किस प्रदेश में जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। सुनील अय्यर, इसका मतलब यानी लिस्ट, पहले तो आप ही कह रहे थे कि लिस्ट तैयार है, ट्रेन नहीं मिल रही। अब जब 125 लिस्ट मांगी, ट्रेन रेडी और लिस्ट मांगी जा रही तो लिस्ट नहीं है। आप विरोधाभास वाली बात कर रहे हैं। समय का अभाव होने के कारण आप सभी को फिलहाल यहीं रोकना पड़ रहा है। चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने महाराष्ट्र सरकार पर लिस्ट ना देने का आरोप लगाया। इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।